तो चलिए जी, अपन लोग शुरू करते हैं कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, यहां पर कॉर्पोरेट भी है, यहां पर अदर लॉस भी है। कॉर्पोरेट भी है, अदर लॉस भी है। तो कॉर्पोरेट कितने मार्क्स का है? क्वेरी। कॉर्पोरेट कितने मार्क्स का है? द आंसर इज कॉर्पोरेट है 60 मार्क्स का और अदर लॉस है 40 मार्क्स का। 60 नंबर का कॉर्पोरेट लॉ है और 40 नंबर का मेरे पास अदर लॉस है। ओके। जब मैं कॉर्पोरेट लॉ की बात करता हूं तो मेरे पास इसके अंदर कंपनीज एक्ट आता है। क्या आता है? कंपनीज एक्ट। हर चीज मेरे साथ लिखते जाना। मेरे सिलेबस में कंपनीज एक्ट है यहां पर, और सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 148 तक का कंपनीज एक्ट मेरे पास है। वैसे टोटल सेक्शन कंपनीज एक्ट में है 470, बट हमारे सिलेबस में सेक्शन 148 तक है। तो आप कह सकते हो हमारा इंस्टीट्यूट कितना दयावान है, कितना दयावान है। आंखों में आंसू भी आ सकते हैं कईयों की, वाह क्या कर दिया, बस 148। हाँ 148, समझ आई बात। अदर लॉज में मेरे पास क्या है? अदर लॉज में मेरे पास है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वही फाउंडेशन की मैडम, वो उसका पढ़ाना, वो उसका समझाना, तुम्हें सब समझ आ जाना। जिनकी मैडम नहीं थी वो अपनी जन्म पत्रियां चेक करवाएं। उनके ग्रह नक्षत्र में काफी दोष हैं, शायद काल सर्प दोष हो सकता है। और खासकर वो सभी लौंडे जिन्हें फाउंडेशन में मैडम नहीं मिली, वो तो भैया जाके पूजा करवाएं अपनी। सेकंड, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। अच्छा, हाँ आगे। थर्ड जनरल क्लॉज एक्ट। जनरल क्लॉज एक्ट। एंड फोर्थ, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट। क्या मतलब? बस स्टैच्यूट लिख देना। स्टैच्यूट का मतलब होता है कि कोई एक्ट क्यों बनाया गया, ये हम समझते हैं। यहां पर स्टैच्यूट के अंदर ना कोई एक्ट क्यों बनाया गया है, हम इस बारे में समझते हैं कि ये एक्ट का जन्म क्यों हुआ होगा, तो ये समझते हैं। तो ये मिलाकर, टोटल मिलाकर, ये हमारा पूरा का पूरा कानून का पेपर है 100 नंबर का, जिसे हम पढ़ेंगे। जो क्लासेस चलेंगी वो कैसे चलेंगी ये भी बता देता हूं। क्लासेस कैसे चलेंगी? क्लासेस 100% लाइव होंगी। 100% लाइव क्लासेस होंगी। मंडे टू फ्राइडे तक आपका बैच चलेगा। 12 बजे से लेकर, सॉरी 12:15 बजे से लेकर 2 बजे तक का आपका टाइम रहेगा। वीकली आपका एमसीक्यू टेस्ट होगा, मतलब संडे को मैं आपको फ्री नहीं बैठने दूंगा। संडे को कोशिश करेंगे या सैटरडे को कोशिश करेंगे, क्योंकि आप सैटरडे को आओगे, अपने सेंटर्स में आओगे या फिर घर पे, वो जो शेड्यूल होगा उसमें कोशिश करेंगे एमसीक्यू सेशन रखने की, तो सैटरडे को कोशिश करेंगे। तो वीकली एमसीक्यू सेशन होगा। एवरी 15 डेज, हर 15 दिन के बाद आपका एक रिटन, जिसे जैसे पेपर में लिखा जाता है, एक रिटन टेस्ट होगा। पहले 15 दिन को छोड़कर, मतलब पहली बार 30वें दिन होगा। क्यों? क्योंकि पहले 30 दिन तक थोड़ा सिलेबस खत्म हो जाए, थोड़ा लिखने का तभी समझ आएगा ना। पहले कॉन्सेप्ट समझने में ही 1 महीना लगेगा पहले, और कॉन्सेप्ट जब समझ आने लगेंगे तब जाके उनका रिटन टेस्ट लाइक केस स्टडीज समझाना शुरू करूंगा कि पेपर में लिखा कैसे जाता है। इसका मतलब है हाउ टू राइट इन एग्जाम्स। तो ये हर 15वें दिन होगा हमारी क्लास में। और साथ में पेपर से पहले
हाँ जी, एमसीक्यू भी आते हैं बेटा। 30 नंबर का, 100 में से 30 नंबर का पेपर एमसीक्यू है। अब बच्चे ये समझते हैं और टीचर भी ये समझाते हैं कि बेटा 30 नंबर तो तुम्हारे हो गए पक्के, अब रही 70 नंबर की जंग। तो 70 में से बाकी आपको 10 लाने हैं तो आप क्लियर हो गए। बेवकूफ हैं वो लोग जो ये समझते हैं, और महाबेवकूफ हैं वो लोग जो ये समझाते हैं। अरे प्रभु, एमसीक्यू का जो लेवल आता है वो बहुत ही गजब का आता है वहां पर। तो 30 में से 15 लाने में भी तेल निकल जाता है वहां पर। तो इसलिए ध्यान रखना, जब तक इन डेप्थ स्टडी नहीं करोगे लॉ की, तब तक वो एमसीक्यू अटेम्प्ट करने लायक ही नहीं रहोगे। तो इसलिए हर 15वें दिन रिटन टेस्ट, हर वीकली एमसीक्यू होगा। तो इस तरीके से हमारा ये बैच चलेगा। और 2 राउंड ऑफ रिवीजन, 2 राउंड रिवीजन के मैं ही आपको लगाऊंगा बिफोर एग्जाम, आपको मैं ही लगवाऊंगा। अगली बात, जिनको लग रहा है मेरी वॉइस क्लियर नहीं है बेटा, आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। लीजा बेटा रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जगह क्लियर आ रही है। हाँ, एक कह रहे हैं, भावेश कह रहे हैं मेरे सीनियर ने बोला था कि तुक्का मारकर आने से भी 30 में से 10 आ जाते हैं। तो बेटा वो जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म थी ना, तो उसमें वो ऐसे करता ना, जय माता दी, जय माता दी बी, तो वैसा करोगे फिर भी आ जाएंगे 5-7 तो, ठीक है ना। चलिए थोड़ा डर लगता है लॉ से। अच्छा ईशान, मुझे पूरे 1 हफ्ते बाद बताना कि लॉ में कैसा डर लगता है। इनफैक्ट 2-3 क्लासेस बाद ही बता देना। हाँ जी, 2 राउंड ऑफ रिवीजन लगेंगे आपके एग्जाम से पहले, तब जाके इस तरीके से आपका सिलेबस खत्म होगा मेरी तरफ से। क्या आपको कोई अमेंडमेंट क्लास लेनी पड़ेगी ये क्लासेस करने के बाद? क्या आप अमेंडमेंट के लिए दोबारा आओगे? नवंबर 2023 अगर आपका अटेम्प्ट है, द आंसर इज नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि ये बैच फुल्ली अमेंडेड होगा, फुल्ली अमेंडेड। तो नवंबर 23 के लिए आपको कोई भी अमेंडमेंट नहीं लेनी पड़ेगी। अगर आपका एग्जाम मई 24 में है तो क्या अमेंडमेंट लेनी पड़ेगी? देखो ये मैं कह नहीं सकता, क्योंकि अभी तक तो कोई अमेंडमेंट आई नहीं है। अभी तक आज के डेट में तो कोई अमेंडमेंट मई 24 के लिए भी आई नहीं है। आ गई तो मैक्सिमम, शायद मैक्सिमम 1 क्लास होगी, वो भी कह नहीं सकते आज की डेट में, मगर हो सकती है। चलिए क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए हाँ जी, आयुष दोबारा होगा। ऑडियो वीडियो मार्किंग होता है? अच्छा 1 मिनट, मैं कोई एक मैसेज ऊपर पढ़ रहा हूं, दूसरा नीचे पढ़ रहा हूं। एमसीए का नेगेटिव मार्किंग होता है, ये क्वेश्चन था। ओहो, मैं कह रहा हूं ऑडियो वीडियो मार्किंग होता है, क्या कह रहा है? एमसीक्यू का नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। अच्छा, ऑडियो वीडियो मिसमैच हो रहा है भाई, कसम से मम्मी कसम मैं ही बोल रहा हूं, कसम से मम्मी कसम। तो इसका मतलब वहां पे कोई दिक्कत है तुम्हारे, वहां पे रिफ्रेश करो। मतलब ऐसा थोड़ा ना कि बोल मैं रहा हूं, पीछे से अमिताभ बच्चन की आवाज आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। और आज से जो हम शुरू करने जा रहे हैं ना, वो है कंपनीज एक्ट। क्या है? कंपनीज एक्ट। अरे बोलो ना हाँ, क्या शुरू करने जा रहे हैं? कंपनीज एक्ट 2013, ये शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले कि इसके बारे में कुछ भी चर्चा करूं, मैं एक छोटा सा बेसिक फंडा आपको और सिखाना चाहता हूं, वो है सेक्शन को पढ़ने का तरीका। सेक्शन को कैसे पढ़ा जाता है देखिएगा, बड़ी सीधी सी बात है। मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है सेक्शन 2 ब्रैकेट में 53, ये है मैनेजर। अच्छा, मेरे सामने लिखा हुआ है सेक्शन 2 ब्रैकेट में 68 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मेरे सामने लिखा हुआ है सेक्शन 2 ब्रैकेट में 70 प्रोस्पेक्टस। अब इन्हें कैसे पुकारते हैं भाई? लिखना है, सब लिखना है, कुछ ना लिखना हुआ मैं बता दूंगा, सब लिखते जाओ, सब लिखते जाओ। हाँ जी, हमारा भी मटेरियल आएगा, डोंट वरी। आप सारे नोट्स बनाओगे, 90% नोट्स आपकी कॉपीज में रहेंगे, मगर फिर भी आपको बुक मिलेगी। बुक किस लिए? क्योंकि केस स्टडीज, पास्ट ईयर के क्वेश्चन वो तो करने हैं ना, एमसीक्यू वो तो करने हैं ना भैया, तो इसलिए
ठीक है ना। हाँ जी, अब इन्हें पुकारते कैसे हैं, जरा मेरे साथ पुकारना शुरू करो। दे आर कॉल्ड सेक्शन 2 क्लॉज 53, सेक्शन 2 क्लॉज 68, सेक्शन 2 क्लॉज 70। सर बचपन में तो हमें सिखाया गया था कि ये सबसेक्शन होते हैं। हाँ, सबसेक्शन भी हो सकते हैं, सबसेक्शन भी हो सकते हैं, क्लॉजेस भी हो सकते हैं। अच्छा, कब सबसेक्शन कब क्लॉजेस, एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए ये है सेक्शन 96(1), ये बताता है कि कंपनी की मीटिंग जो है, मीटिंग जो है किसकी, कंपनी के शेयर होल्डर्स की। ओके, वो कब होगी। अच्छा, फिर आता है सेक्शन 96(2), ये बताता है कि मीटिंग जो है क्यों होगी। ओके, फिर आता है 96(3), ये बताता है कि मीटिंग जो है कहां होगी। ओहो, अच्छा, हाँ, अच्छा। अब एक बात बताइए लिख लो, पहले लिख लो, लिख लो। मैं एक बताता हूं बेटा, क्या मैं कह सकता हूं 96(1) में भी मीटिंग की बात हो रही है, 96(2) में भी मीटिंग की बात हो रही है, 96(3) में भी मीटिंग की बात हो रही है। हां, हर सेक्शन के अंदर मीटिंग की बात हो रही है। यस, ये और बात है कि मीटिंग कब होगी, क्यों होगी, कहां होगी, ये अलग अलग टॉपिक है। मतलब क्या मैं कह सकता हूं 96 में चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, तीनों में आपस में कनेक्शन है, खून तो एक ही है। यस, खून का नाम क्या है, ब्लड ग्रुप का नाम क्या है, मीटिंग। यानी कि उस ब्लड ग्रुप का नाम क्या है, मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर। ये और बात है कि कोई बता रहा है कब, कोई बता रहा है क्यों, कोई बता रहा है कहां। मतलब क्या ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं? हां, जुड़े हुए हैं, क्योंकि चर्चा एक ही मुद्दे पर हो रही है कि मीटिंग 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 ऑफ द शेयर होल्डर। तो जब भी इस तरीके से सेक्शन आपस में जुड़े हुए हों, आपस में कनेक्टेड हों, तो आपस में जब जब ये कनेक्टेड होंगे तब तब पहला जो ब्रैकेट होगा सेक्शन के बाद वो कहलाता है सब सेक्शन। क्या कहलाता है, सब सेक्शन। तो आप इन्हें कैसे पुकारेंगे, आप इन्हें कहेंगे सेक्शन 96 सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3। क्लियर हो गई इतनी बात? अरे बोलो ना हाँ, यस नहीं लिखना, लिखना है हाँ, HAAN। समझ आई बात, बोलो हाँ। और एच में 5-6 टाइम्स भी एन लिख, ए भी लिख सकते हो एन लिखने से पहले, इसका मतलब ज्यादा अच्छा लगा। समझ आई बात? आगे एक बार वापस रिपीट कर देना। बिल्कुल बेटा, मुशायरे में ही तो आए हो, कोई दिक्कत नहीं। लो, अर्ज किया है, अर्ज किया है 96(1) मीटिंग की बात करता है कब, 96(2) मीटिंग की बात करता है क्यों, 96(3) भी मीटिंग की बात करता है कहां। तो यानी कि तीनों में आपस में कनेक्शन है। हां, बिल्कुल कनेक्शन है। जब जब सेक्शन आपस में कनेक्टेड होते हैं तो उस सेक्शन के आगे वाले ब्रैकेट को सब सेक्शन के नाम से पुकारा जाता है। ठीक हो गई इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। अब आइएगा यहां पर सेक्शन 2 ब्रैकेट में 53 में मैनेजर की डेफिनेशन दे रखी है कि मैनेजर कौन होता है, मैनेजर कौन होता है, कंपनी में मैनेजर कौन होता है। अच्छा, सेक्शन 2 ब्रैकेट में 68 बताता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कौन होती है। फिर सेक्शन में 2 ब्रैकेट में 70 बताता है प्रोस्पेक्टस। क्या आपको लग रहा है दूर दूर तक कोई कनेक्शन है? एक बता रहा है मैनेजर कौन है, दूसरा बता रहा है प्राइवेट कंपनी कौन है, तीसरा बता रहा है लो जी प्रोस्पेक्टस कौन है। कहीं आपस में कनेक्शन है? नहीं। क्योंकि आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए नॉट कनेक्टेड, इसलिए जो पहला ब्रैकेट होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्लॉज। ठीक हो गई बात? अब आपके दिमाग में आएगा सर अब हम ये कनेक्शन ही ढूंढते रह जाएंगे कि कहां कनेक्शन है कहां नहीं है। मैंने कहा ना ना, टेंशन नहीं लेने का। कैसे? लॉ मेकर ने तुम्हारी समस्या बनने ही नहीं दी, उसने पहले ही समाधान कर दिया। वो कैसे? लॉ मेकर ने लिखा कि देखो लॉ मेकर क्या करते हैं। अच्छा, पहली बात, ये बड़ा बहुत बार शब्द सुना होगा तुमने, लॉ मेकर लॉ मेकर लॉ मेकर। ये होते कौन है भाई? ये क्या दूसरे ग्रह से आते हैं? कौन होते हैं ये? लॉ मेकर होते हैं आपके जजेस, जो फॉर्मर जजेस, जो पहले चीफ जस्टिस वगैरह रह चुके हैं ना, वो लोग। पहले लिख लो इसे, आप पहले लिख लो।
लो। का मैसेज दो, लिखने के बाद डन का मैसेज दो। चले, तो अब सुनिएगा, ये कौन होते हैं? ये जजेस होते हैं, जजेस, ठीक है, तो जो लॉ बनाते हैं। अब जब भी, क्योंकि इनको तो बहुत एक्सपीरियंस होता है, इनको तो बहुत एक्सपीरियंस होता है कानून पढ़ने का, समझने का, तो इसलिए जब भी ये कानून बनाते हैं तो बड़ा ध्यान से बनाते हैं। कैसे? जब भी कोई कनेक्टेड चीजें होती हैं तो हमेशा ये कनेक्टेड चीजों को एक साथ ही डालते हैं, इसलिए हमेशा हर सेक्शन को सबसेक्शन के साथ ही पढ़ा जाता है, यानी कि हमेशा सेक्शन के आगे सबसेक्शन ही पढ़ा जाता है। परंतु परंतु जब जब मैं सेक्शन 2 में आता हूं, किसी भी एक्ट में जब मैं सेक्शन 2 में आता हूं, तो सेक्शन 2 उस एक्ट का डेफिनेशंस की बात करता है। तो सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी होती हैं और डेफिनेशंस हर टर्म की अलग अलग होती हैं। तो क्योंकि हर टर्म की अलग डेफिनेशन होती है, इसलिए सेक्शन 2 को हमेशा क्लॉज के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि वो हर चीज, हर टर्म की अलग डेफिनेशन होती है। एक मैनेजर डिफाइन कर रहा है, एक प्राइवेट लिमिटेड, आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, सारी चीजें अलग अलग डिफाइन हो रही हैं आपस में बिना किसी कनेक्शन के, तो इसलिए सेक्शन 2 को हमेशा क्लॉज पुकारा जाता है और उसके अलावा सारे सेक्शंस को सबसेक्शन पुकारा जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात? कोई दिक्कत यहां तक? चले, तो आज के बाद सेक्शन जब भी पुकारेंगे हम तो बिल्कुल सही पुकारें, बस इसलिए मैंने बताया। और आगे बढ़िएगा, एक सेक्शन को पढ़ा कैसे जाता है ये भी देखिए। मान लीजिए ये लिखा है सेक्शन 274(1)G, ये A7, ये क्या है भाई? सेक्शन 10 में भी क्लॉज पढ़ा जाता है, सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स, सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स। तनीषा भी फिर बताऊंगा, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं, चिंता मत करो तनीषा, कुछ कुछ भी मिस हो जाएगा तो आप उस चीज को, पॉइंट को दोबारा जाके भी देख सकते हो कभी भी, ठीक है? अब समझिएगा, इस सेक्शन को पुकारना शुरू करो मेरे साथ। दिस इज कॉल्ड सेक्शन 274 सबसेक्शन 1 क्लॉज G सब क्लॉज। अब इसे ना आज के बाद एक और अच्छी आदत बना लेना लॉ में। क्या? जब भी रोमन्स में लिखा हो ना तो उसे ऐसे करना, ट्रिपल आई, आई वी आई, वी ट्रिपल आई। क्यों? उसका रीजन बताता हूं। अगर आपने इसे याद किया 3 के नाम से, अगर आपने इसे 3 के नाम से याद किया तो दिक्कत है कि 3 पेपर में ध्यान नहीं रहेगा, ये वाला 3 या ये वाला 3। तो इसलिए आज ही याद करते हुए सही कर लेना, अपने आप को इसे पुकारना, अपने आप को ट्रेन करो इसे बोलने के लिए। ट्रिपल आई, क्या बोलोगे? ट्रिपल आई, ठीक है? सेक्शन 274 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर G सब क्लॉज नंबर ट्रिपल आई, पैरा नंबर A सब पैरा नंबर 7। अब आप कह सकते हो यहां ना मैं थोड़ा सा स्टाइल मार रहा हूं आपके सामने। अच्छा जी, वैसे 3 बोलते हैं या ट्रिपल आई? वैसे 3 बोलते हैं, मगर आप याद कैसे करोगे? तो इसलिए आप याद करते हुए ट्रिपल आई बोलोगे, ठीक है? वैसे कई बार मैंने कोर्ट में जजेस को भी ट्रिपल आई वी बोलते हुए देखा है, तो इसका मतलब उन्हें भी कहीं ना कहीं बचपन में सिखाया गया होगा कुछ ना कुछ। मैंने नहीं सिखाया होगा, किसी और ने सिखाया होगा। चलिए अब आगे सुनिएगा। क्या सर इतनी, ये बताओ, जिंदगी है या हमारी बिल्कुल झंड है? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? आपने कहा इतना बड़ा सेक्शन याद करेंगे, बताओ, ये तो जिंदगी एकदम झंड सी होने लग गई है, दिखने लग गई है। मैंने कहा ना, ये तो मैंने स्टाइल मारा है, तुमने तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहां तक याद करना है, केवल 1-2 जगह छोड़कर जहां यहां तक जाना है, इससे ऊपर तो तुम्हें देखना भी नहीं है कभी। ठीक हो गई इतनी बात?
अच्छा, ए में ब्रैकेट का निशान दोनों तरफ एक है, अरे ये कोई दिक्कत नहीं, ये ब्रैकेट की दिक्कत नहीं है, मेरी ड्राइंग की दिक्कत है। बताऊंगा, ड्राइंग की चर्चे सुनाऊंगा, 10 साल तक कड़ी तपस्या करके ड्राइंग सीखी है मैंने, बताऊंगा काफी बातें इसके बारे में भी। बट फिलहाल क्लियर हो गया? तो आपने 274 1 के आगे ही नहीं जाना बस कभी। चलिए जी, चलिए और आगे बढ़ना शुरू करते हैं, और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, मान लीजिए ये मैं हूं, अच्छा ये कैटरीना है, हालांकि अब एग्जाम्पल लेने में ना मजा नहीं आता कैटरीना का, क्योंकि विवाह कर लिया ना इसने। चलो फिलहाल अब क्या करें, जबान पे चढ़ा हुआ एग्जाम्पल क्या करें। मैंने कैटरीना से कहा, हे कैटरीना मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। अच्छा, वो हो गई पागल कि भाई पोपली मिल रहा है बैठे बैठाए, ठीक है ना, वो तो बिल्कुल पागल हो गई। तो हम दोनों में मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ओके। विवाह वाला दिन था, विवाह वाला दिन था, मैंने मना कर दिया कि सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगा। यहां चोट लगी कैटरीना के, केस किया कैट वर्सेस एपी। जिसने केस किया उसका नाम क्या है? जिसने केस किया उसका नाम क्या है बताइए, उसका नाम, उसे क्या कहते हैं? कैटरीना। वाह 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 वाह, शाबाश। जिसने केस किया उसको क्या कहते हैं? कैटरीना, शाबाश। इसे लॉ में कहते हैं प्लेंटिफ। क्या कहते हैं? प्लेंटिफ। इसे दूसरे शब्दों में, सिंपल शब्दों में हम एप्लीकेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एप्लीकेंट। जिसके ऊपर केस हुआ, जिसके ऊपर केस हुआ उसे हम कहते हैं रिस्पोंडेंट। अब ये रिस्पोंड करेगा, रिस्पोंडेंट। और इसे हम डिफेंडेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डिफेंडेंट। और जब इस तरीके से प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट लिखा जाता है तो इसे कहा जाता है मोड ऑफ साइटेशन। क्या 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 क्या? मोड ऑफ साइटेशन मतलब केस को लिखने का तरीका। केस को लिखने का तरीका कहते हैं इसे, मोड ऑफ साइटेशन भी कहते हैं इसे। बताओ जी, यहां तक कोई भी दिक्कत? ठीक हो गई थी बात? चलो जी और आगे बढ़ते हैं। अब हम फॉर्मली शुरू करते हैं कंपनी लॉ। फॉर्मली अब हम शुरू कर सकते हैं कंपनी लॉ। चलिएगा मेरे साथ शुरू कीजिएगा कंपनी लॉ। वंस मोर, देखो जी, वंस मोर का मतलब है कि जिसने केस किया उसका नाम पहले आता है, वो प्लेंटिफ है। और जिस पर केस हुआ उसको हम रिस्पोंडेंट या डिफेंडेंट कहते हैं। और जब ये केस को इस तरीके से लिखा जाता है, कैटरीना वर्सेस पोपली, तो इसे कहते हैं साइटेशन या मोड ऑफ साइटेशन। ठीक है, चलो जी, तो हम श्री गणेश करने जा रहे हैं आपके 60 नंबर के आज सिलेबस का, जो बहुत डेप्थ में इंस्टीट्यूट ने आपके सिलेबस में दिया हुआ है, कंपनी लॉ। जिन्होंने आज कॉपीज नहीं बनाई, ध्यान रखिएगा कम से कम 400 पेज का एक रजिस्टर कंपनी लॉ के लिए तैयार रखिएगा। मिनिमम 400 पेजेस आपके रजिस्टर में होने चाहिए। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहली बात कि सर जी कंपनी होता क्या है, कंपनी का मतलब क्या होता है, मीनिंग। एक्चुअल में अगर मैं कंपनी का मतलब पूछूं ना कि कंपनी का मतलब क्या होता है, तो कंपनी का मतलब होता है किसी का साथ होना। है जी? हाँ, किसी का साथ होना मतलब बड़ी सीधी सी बात है। अभी आप जानते हो कि अभी एक बड़ा पवित्र पावन त्योहार गया है, जिसका इंतजार आप पूरे साल शायद करते होंगे।
14 फरवरी बड़ा पवित्र पावन त्योहार। अब ये 14 फरवरी को जब आप घूमने जाते होगे मान लीजिए, और हाथ में हाथ डालकर जब घूम रहे होते होगे, तो जब शाम को वापस आते होगे तो मम्मी क्या पूछती होगी? मम्मी क्या पूछती होगी? अले ले 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 आ गया मुन्ना, अले आज किसने कंपनी दी? अच्छा, मम्मी जब कह रही है किसने कंपनी दी, तो मम्मी का मतलब क्या है कि आज तेरा किसने साथ दिया? इस पवित्र पावन त्योहार के दिन आज तेरा किसने साथ दिया? अरे बोलो ना, हाँ ऐसा पूछती है कि नहीं मम्मी? सर हम तो सिंगल हैं। अगेन, जो अभी तक सिंगल हैं, अबे भावनाओं में तो मिंगल हुए होगे, तो वो बोलो ना हाँ। तो इसलिए 14 फरवरी के वो पवित्र पावन दिन मम्मी पूछती होगी आज किसने कंपनी दी। इसका मतलब मम्मी क्या कह रही है? किसने साथ दिया, आज किसने साथ दिया। अच्छा, इसका मतलब अगर मैं कहूं कि एक्स कोई बिजनेस चला रहा है और ये अकेला है, तो भैया अकेला है, मैं क्या कर सकता हूं। मगर जैसे ही एक्स के साथ में अगर वाई जुड़ गया, तो मैं कह सकता हूं ये दोनों एक दूसरे की कंपनी में हैं। ये एक दूसरे की कंपनी में हैं। समझ आया? हम तो सीए वाले हैं, तो सीए वालों के यहां क्या किडनी होती है? यहां दिल नहीं होता। दिल कहां होता है बताओ? कमाल हो गई बात। मैं अपनी प्रेम कथा सुनाऊंगा तुम्हें, तुम्हारा दिल बागबान ना हो गया तो बताना। कमाल हो गया, झंड है बिल्कुल जिंदगी। अगर सीए की लव लाइफ नहीं है तो टाइम कहां होता है? अरे बताओ, तुमने बड़ा 20 घंटे तबाही मचानी है। झंड है जिंदगी, झंड है बिल्कुल। अगर लव लाइफ नहीं है तो और सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। अब सुनिएगा, तो मैंने कहा अगर दो लोग साथ मिलकर बिजनेस चलाएं तो क्या हम कह सकते हैं कि एक दूसरे की कंपनी में है? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। अच्छा, बहुत दर्द है लव में। ये देखो, टूटे फूटे आशिक बैठे हैं क्लास के अंदर। वो छोड़ के चली गई सर, कहीं रो मत दियो बस क्लास के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 1, एक्स वाई एंड कंपनी। ये देखो, एक्स और वाई जो बिजनेस चला रहे हैं, इसके नाम क्या क्या हैं? मेरे साथ लिखते जाइएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, एक्स वाई एंड एसोसिएट्स। एग्जाम्पल नंबर 3, एक्स वाई एंड कंपनी लिमिटेड। एग्जाम्पल नंबर 4, एक्स वाई एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, अब मैंने ये 4 एग्जाम्पल क्यों बनाए बताता हूं, पहले लिख लो। बेवफा हैं सब, मयंक सैनी। बताओ, इसका दिल कई बार टूटा है। ये तो ऐसे लग रहा है कि जिसको चाहता था उसी की शादी में कुर्सियां लगाई हैं इसने। आगे बढ़ते हैं। भाई साहब, मेरे सीए बनने के पीछे सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरी सासू मां थी। नालायकों, गलत मत सोचना कि मतलब सासू मां से चक्कर था, मतलब नहीं, चक्कर तो मेरे वाली से ही था। मगर सासू मां ने चैलेंज दिया था। क्या चैलेंज दिया था? कि अगर 2004 मई के अंदर इसका क्लियर हो गया अटेम्प्ट, मेरा मतलब सीए फाइनल क्लियर हो गया, तो शादी करवाऊंगी, नहीं तो नहीं करवाऊंगी। बताओ, इससे बड़ा मोटिवेशन नहीं हो सकता। समझ आई बात? तो सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरी सासू मां थी। चलो जी, अब आगे बढ़िएगा। एग्जाम्पल नंबर 1। अच्छा, मैंने ये एग्जाम्पल क्यों लिए समझना। मैंने कहा जी, जब दो लोग मिलकर कुछ बिजनेस चलाते हैं ना, जब दो लोग मिलकर बिजनेस चलाते हैं, तो फिर हम कह सकते हैं वो एक दूसरे की कंपनी में है। अच्छा, एक दूसरे की कंपनी में समझ आता है, मगर एक दूसरे की कंपनी में तो पार्टनरशिप में भी हो सकते हैं।
कंपनीज में भी हो सकते हैं, कंपनीज एक्ट में भी। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो मिलकर आपस में बिजनेस चला रहे हैं ये कंपनीज एक्ट लगेगा या पार्टनरशिप एक्ट लगेगा? लॉ कहता है ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। मैंने कहा अच्छा वो कैसे? एलएलपी में भी हो सकते हैं। लॉ कहते हैं देखो बड़ी सीधी सी बात है। अब सबसे पहले देखो बिजनेस का नाम क्या है। अगर बिजनेस के नाम के आगे, अगर उनके बिजनेस के नाम के आगे कहीं भी लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगा है, दोबारा सुन लेना, अगर उनके बिजनेस के नाम के आगे कहीं भी लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगा है तो समझ लेना कि वो कंपनी चला रहे हैं कंपनीज एक्ट में। परंतु अगर बिजनेस के आगे, नाम के आगे अगर लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगा है तो समझ लेना कि वो कंपनी नहीं, वो एक फर्म चला रहे हैं या फिर एलएलपी चला रहे हैं। तो अब मुझे बताइएगा एक्स वाई एन कंपनी, एक्स वाई एन कंपनी मतलब एक्स वाई एन कंपनी क्या है? ये मैं कह सकता हूं कोई फर्म होगी या एलएलपी होगी। एक्स वाई एन एसोसिएट मैं कह सकता हूं ये भी कोई फर्म होगी या एलएलपी होगी। एक्स वाई एन कंपनी लिमिटेड, क्या मैं कह सकता हूं कि ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है? क्योंकि नाम के आगे लिमिटेड लगा हुआ है। ओके। एक्स वाई एन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, क्या मैं कह सकता हूं कि ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? क्योंकि नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगा हुआ है, नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगा हुआ है। तो यानी कि नाम के आगे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड है तो मैं समझ जाऊंगा कि ये कंपनीज एक्ट के अंदर कवर होना है। आप ये मैं समझ जाऊंगा। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक हो गई इतनी बात? चलिए जी और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम कंपनीज एक्ट में कुछ डेफिनेशंस करने जा रहे हैं। आएगा कुछ डेफिनेशंस शायद आपने फाउंडेशन लेवल पे भी की हो, मगर ये और बात है कि आज बहुत गहराइयों में जा जाके करना पड़ेगा। आज सबसे पहली डेफिनेशन हम करने जा रहे हैं कंपनी की। मेरे सामने सेक्शन पुकारना कि मैंने ये सेक्शन कौन सा लिखा है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए सेक्शन 2 कौन सा? आकांक्षा बेटा ओपीसी की बात करूंगा, डोंट वरी। सेक्शन 2 क्लॉज 20 क्या कहते हैं? सेक्शन 2 क्लॉज 20 क्या कहता है? लॉ कहता है कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, हर चीज जो मैं लिख रहा हूं लिखनी है प्लीज, अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनीज एक्ट। कंपनी means a company incorporated under this act or any other previous companies act। अपने हाथ में हो सके तो 2 पेन रखना, ठीक है ना? जब मैं कहूं एनालिसिस पे आ जाओ तो एनालिसिस के लिए पेन चेंज कर लेना। रजिस्टर बहुत सुंदर नजर आएंगे उससे, बहुत साफ सुथरा। और जितने साफ सुथरे रजिस्टर रहेंगे ना उतना पढ़ने में मजा भी आता है। 2 पेन रखना बस। मेन जो लॉ लिखना है वो ब्लू या ब्लैक पेन से, और एनालिसिस हमेशा रेड पेन से करना। एनालिसिस रेड पेन से। तो आइए एनालिसिस पे आ जाइएगा। मैं अपने पेन चेंज करता रहता हूं, वो अपने आप मुझे कलर कॉम्बिनेशन थोड़े थोड़े बनाता रहता हूं, तुम उससे मत चलना। जब मैं एनालिसिस पे आऊं तो एनालिसिस का मतलब रेड पेन उठा लेना। इस टाइम आप रेड पेन उठा रही हैं, इस टाइम आपने रेड पेन उठा लिया है, ठीक है जी। कंपनी मीन्स, ये पहला वर्ड मुझे समझना है, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। अच्छा, जब मैं कहता हूं अंडर दिस एक्ट, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, तो दिस एक्ट का मतलब कौन सा एक्ट? कंपनी एक्ट 2013 लिख लीजिएगा, कंपनी एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनीज एक्ट। क्या कंपनी एक्ट 2013 से पहले भी कोई कंपनीज एक्ट था? बिल्कुल था। कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1956 1956। उससे भी पहले था, हां, कंपनीज एक्ट 1913। ठीक है, चले, ओके ओके।
अब एक काम कीजिएगा, वही एनालिसिस का पेन ही यूज कीजिएगा, वही एनालिसिस का पेन प्लीज यूज कीजिएगा। और मेरे साथ ना एक बॉक्स बनाना है आपने, ये बॉक्स का नाम होगा एनालिसिस का बॉक्स। ये बॉक्स क्या है? एनालिसिस। ध्यान रखना, ये बॉक्स केवल आपको मदद करेगा पेपर में आने वाले एमसीक्यूज जो हाई लेवल के होते हैं और जो केस स्टडीज जो हाई लेवल की होती हैं उनको संभालने में। कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता जो इस बॉक्स के बाहर आ जाए, क्योंकि जितना मुश्किल पेपर बनाना चाहता है वो बना ले, इस बॉक्स के बाहर कोई एनालिसिस नहीं हो सकता। इतना इन डेप्थ एनालिसिस आप मेरे साथ अब करेंगे। चलिए, एनालिसिस। सबसे पहली बात हमने कहा, एक वर्ड आया वहां पर, मीन्स लिखा, कंपनी मीन्स। देखो डेफिनेशन के अंदर या तो होगा मीन्स और या फिर वर्ड होगा इंक्लूड्स। किसी भी डेफिनेशन में या तो मीन्स होगा या इंक्लूड्स होगा। अगर कभी भी डेफिनेशन के अंदर मीन्स आता है तो मीन्स का मतलब होता है ये डेफिनेशन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। कौन सी डेफिनेशन है? एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। परंतु अगर कभी भी डेफिनेशन में इंक्लूड्स आता है तो इसका मतलब वो डेफिनेशन इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन का मतलब होता है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन का मतलब है कि जो है बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो है बस यही है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। ओह, यानी कि जो है बस यही है और कुछ नहीं है। परंतु अगर वर्ड आ जाए इंक्लूड्स तो ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इसका मतलब है ये भी है और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो हर डेफिनेशन में या तो मीन्स आएगा या इंक्लूड्स आएगा। जैसे पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, ये डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है। मान लो किसी डेफिनेशन में पर्सन इंक्लूड्स डेफिनेशन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, इसका मतलब क्या? मैं आपसे पूछूं, इफ कंपनी इज पर्सन, बोलो हां या ना। इफ फॉर्म इज पर्सन, हां या ना। द आंसर इज हां। बाकी सब भी है, सब भी है, ये भी है, ये भी है, ये और बाकी सब तो है ही है। यस यस, क्योंकि इंक्लूसिव डेफिनेशन है। समझ आ गई इतनी बात? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, नेम मेरे साथ लिखिएगा। नेम इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड इफ, क्या आप कंपनी हैं? अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20। अच्छा, अंडर सेक्शन को इस तरीके से लिख सकते हो आप पेपर में भी। काशप्रीत कौर बेटा कहते हैं कि इसे दोबारा बताइए। देखिए बेटा, इंक्लूड का मतलब जो मैं बता रहा हूं इंडिविजुअल वो तो है ही है, बाकी सब कुछ जो आप जानते हो वो भी है। तो यानी कि कंपनी भी पर्सन है, हां। फर्म भी पर्सन है, हां। इंडिविजुअल तो यहां लिख दिया गया है। इंक्लूसिव का मतलब बाकी सब भी है मगर ये भी है। ठीक है? फर्म पर्सन नहीं होती, ये बता कौन कह रहा है? ग्वालियर सेंटर फर्म पर्सन नहीं होती। बेटा किसने सिखा दिया ये बात?
रिफंड ले लेना आज जाके उससे, ठीक है बेटा। चलिए, फर्म भी पर्सन होती है, कंपनी भी पर्सन होती है, एओपी भी पर्सन होता है, बीओआई भी पर्सन होता है। पढ़ोगे अभी आगे चल के चीजें आएंगी, अभी तो पहली क्लास है यार। हाँ जी, तो हर एक पर्सन है, हर एक पर्सन है, मगर इंडिविजुअल भी पर्सन है। डीटी में पढ़ा था, अच्छा अच्छा, तो टैक्स में पढ़ा होगा ना। वो टैक्स में पर्सन की डेफिनेशन अलग है भाई, लॉ में अलग है। टैक्स में अलग है, लॉ में अलग। वो इनकम टैक्स है, यहां कंपनीज लॉ है, यहां डेफिनेशनें अलग अलग होंगी भाई, डेफिनेशनें अलग अलग होंगी। फैमिली की डेफिनेशन वहां अलग है, यहां अलग है। पर्सन की डेफिनेशन वहां अलग है, यहां अलग है। ठीक है, चले अब मुझे पढ़ के बताना। पहली चीज, रिलायंस जियो जी इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनीज एक्ट 2013 में। आपको बताना है, लास्ट कॉलम आपको फिल करना है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनीज एक्ट 1956। तीसरा, टाटा स्टील कंपनीज एक्ट 1913। फोर्थ, माइक्रोसॉफ्ट। आपको बताना है कि ये कंपनी है कि नहीं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताओ जी बताओ, क्या ये कंपनी है या नहीं है, ये चारों की चारों। लिखा है कंपनी मीन्स, कंपनी मीन्स अ कंपनी जिसका जन्म या तो इस एक्ट में हुआ है, मतलब कंपनी एक 2013 में जन्म हुआ तो ये कंपनी है, यस। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वो भी है, यस। टाटा स्टील वो भी है, यस। माइक्रोसॉफ्ट ये नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका जन्म ना तो इस एक्ट में हुआ है, ना इससे पिछले किसी कंपनीज एक्ट में हुआ है। इसका जन्म तो यूएस में हुआ है, तो हमारे देश के किसी एक्ट में नहीं हुआ। तो क्या मैं कह सकता हूं कंपनी का मतलब होगा जो इंडिया में ही इनकॉर्पोरेट हुई है? क्या मैं कह सकता हूं कि कंपनी का मतलब वही हुआ जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है? यस, हर वो कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है। ओके, चलो जी, दूसरी डेफिनेशन पे आता हूं। सेकेंड डेफिनेशन, जिसका नाम है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ओके। सेक्शन 2 ब्रैकेट में 68, सेक्शन 2 क्लॉज 68 डेफिनेशन बताता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। क्या कहता है? कहता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मीन्स अ कंपनी which by its article of association. Private company means a company which by its article of association impose following restrictions. Private company means a company which by its article of association impose the following restrictions. Okay, कौन कौन सी restrictions लगाती हैं? पहला, restrict the right to transfer its shares, if any. Restrict the right to transfer its shares, if any. Second, limit the maximum number of its members
to 200. Limit the maximum number of its members to 200. Provided employee and ex-employee shall be excluded. Provided further that joint member to be considered as single member. Joint member to be considered as a single member. Third point, prohibit an invitation to public to subscribe for its securities. लिख लो जी। लिखने के बाद मुझे डन दे दो, डन का मैसेज दे दो। गुड, चले अब एनालिसिस वाला पेन उठा लो। एनालिसिस वाला पेन उठा लो जी। अब आज की पूरी क्लास अब 1 घंटा लगभग इस डेफिनेशन को समझने में चला जाएगा हमारा। पहला शब्द है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, लिख दो नोट नंबर 1 इस पे करेंगे हम। फिर है रेस्ट्रिक्ट, नोट नंबर 2 इस पे करेंगे हम। फिर नोट नंबर 3 इस पे करेंगे हम। नोट नंबर 3 इस पे भी करेंगे और नोट नंबर 4 इस पे करेंगे हम। मतलब कहां नोट करेंगे? एनालिसिस के अंदर नोट बनाएंगे इनके ऊपर हम समझने के लिए। ध्यान से देख लिया। शार्क टैंक वाली कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होती है या पब्लिक? पता लग जाएगा बेटा गाजियाबाद वालों, चिंता मत करो। कल अगली क्लास में तुम्हें पता लग जाएगा और तुम खुद समझ पाओगे कि कोई कंपनी पब्लिक होती है या प्राइवेट। खुद समझ पाओगे, डोंट वरी। इतना तेल निकलवाना, इतना एनालिसिस तभी तो करवा रहा हूं ताकि पहचान पाओ। एक और होमवर्क रहेगा इस संडे का तुम्हारा। तुम सबको अपने डीमैट अकाउंट खुलवाने हैं जी? हां, कहां पर मैं बताता हूं, फ्री में खुलेंगे। प्रोहिबिट, और तुम शेयर खरीद नहीं सकते, केवल उन पे गेम खेल सकते हो, डमी। केवल डमी गेम खेल पाओगे। नहीं नहीं, जीरोधा नहीं, जीरोधा नहीं, मैं बताऊंगा। जिनका खुला भी हुआ है वो जहां मैं कहूंगा वहां खुलवाने हैं, मेरी कोई कमीशन नहीं है, ध्यान रखना। वो फ्री में खुलेंगे और वो वेबसाइट तुम्हें खेलने के लिए 1 करोड़ रुपया भी देगी। सर अब तो मजाक लग रहा है, ऐसे थोड़े ना होता है। 1 करोड़ रुपए बेटा, 1 करोड़ रुपए तुम्हें खेलने के लिए दिए हैं, ऐसे नहीं कि डेबिट कार्ड लेके निकलवा के ले आए। नहीं, वेबसाइट का नाम है moneybhai.com, जहां पे जाके आपने अपना, आज की डेट में होमवर्क है संडे के लिए आपका, आपने अपना लॉगिन अकाउंट तैयार करना है ताकि फिर मैं अगली क्लास के अंदर सिखा सकूं कि हाँ जी शेयर कैसे परचेज किए जाते हैं। ये सब चीजें तुम्हें समझ आनी चाहिए, सब चीजों की तुम्हें समझ होनी चाहिए, ध्यान रखना। और दूसरी बात, मेरे YouTube चैनल पर कॉर्पोरेट न्यूज चलती रहती हैं, जहां मैं कॉर्पोरेट्स के बारे में ज्ञान बताता रहता हूं। सीए अमित पोपली YouTube चैनल देखोगे पता लग जाएगा। उस YouTube चैनल पर लाइक करके रखना। रोज रात को 11:30 बजे सीरीज चलती रहती है, जहां मैं लॉ को रियल लाइफ से जोड़ता रहता हूं कि देखो इस कंपनी ने ये किया, इस सेक्शन का उल्लंघन हुआ है,
फिर पूरे हफ्ते की कॉर्पोरेट न्यूज भी देता रहता हूं। ठीक है, तो देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा मेरे साथ, ताकि प्रैक्टिकल नॉलेज में आपको देता रहूंगा। खूब प्रैक्टिकल नॉलेज लोगे, हर सेक्शन के ऊपर जो भी प्रैक्टिकल लाइफ में घटित हो रहे हैं उनके ऊपर ज्ञान देखते रहोगे। चलिए, अदानी ग्रुप की वीडियो देखी हुई है मेरी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, अभी बीच में 3-4 दिन से बंद है, आज शायद दोबारा शुरू होगा वो पेटीएम बायबैक वाली भी, बस ऐसी आएंगी सब, चिंता मत करो। हाँ जी, ये 5 नोट्स मुझे बनाने हैं। चलिए मैं एनालिसिस करना शुरू करता हूं। मैं एनालिसिस करना शुरू करता हूं। लो जी, मेरे साथ शुरू कीजिएगा डब्बा बनाना। डब्बा है डब्बा, पोपली कटी हुई डब्बा। ये लो जी, ये डब्बा बनेगा, एक बड़ा विशाल का ऐसा डब्बा बनना है एक। हाँ जी, शुरू करें। एक तो कोई हां नहीं बोलता ना, बोलो ना हां। ये रहा मेरा एनालिसिस। नोट नंबर 1, सबसे पहला नोट हमने किसके पे बनाना है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? नाम सुना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? जैसे आज अमृतसर और गाजियाबाद ये दोनों सेंटर बैठे हुए हैं। मैंने दोनों जगह पर एक बात कही थी, अमृतसर सेंटर को भी और गाजियाबाद सेंटर को भी, कि जैसे ही बच्चा एंटर हो आपके सेंटर में, तो आज उसे ये पन्ना दिखा देना जो मैंने सुबह दिया था सेंटरों को दोनों को। तो उन्होंने आपको दिखाया भी होगा, कंफर्म करो, बोलो हां। बताया कि नहीं? उन्होंने बताया कि नहीं? पन्ना, उस पन्ने पे क्या लिखा है मैं बता देता हूं। मैंने लिखा है पोपली की क्लास अटेंड करने के कुछ नियम हैं। फॉर एग्जाम्पल, पोपली की क्लास में मोबाइल नहीं चलाओगे, पोपली की क्लास में कुरकुरे नहीं खाओगे, पोपली की क्लास में और ये बैक बेंचर जो है आगे नैन सुख प्राप्ति नहीं करेंगे, मतलब ताड़म ताड़ी नहीं करेंगे, केवल स्क्रीन की तरफ ध्यान देंगे। समझ गए ना? पोपली की क्लास में तशरीफ एक सीट पे, पैर दूसरी सीट पे रख के नहीं बैठोगे। ये सारे नियम कानून गाजियाबाद हो गया और अमृतसर हो गया, आज दोनों ने दिखाए होंगे बच्चों को। फिर आपसे पूछा गया होगा कि बोलो कबूल है, आपने कहा होगा हाँ कबूल है, तभी उन्होंने कहा होगा जाओ अंदर। क्यों गाजियाबाद अमृतसर, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? ओहो, अच्छा, चलो मैं अगली क्लास से इनकॉर्पोरेट करवाता हूं। फिर तो मैंने कहा पहले डेमो के लिए आज 2 सेंटर पे करते हैं, बाकी फिर सभी सेंटरों पे करेंगे। अच्छा नहीं हुआ तो चलो अगली क्लास से करवाता हूं फिर तो मैं। अरे अच्छा, तो अब हुआ क्या? अब हुआ क्या कि मान लो जी आप पहुंचे, अच्छा जयपुर में हुआ था ये, शाबाश, जयपुर सेंटर इंचार्ज, शाबाश, जिंदाबाद। अब हुआ क्या कि मान लो ये नियम कानून है, जैसे ही आप क्लास अटेंड करने के लिए पहुंचे, सेंटर ने कहा कि बोल कबूल है, आपने कहा हां कबूल है, तब आपको क्लास के अंदर एंट्री होने दे रही है। तो यानी कि अच्छा, जिन्हें कबूल नहीं था वो वापस चले गए। मम्मी ने पूछा क्या हुआ, अभी तो गया था वापस आ गया, क्या हुआ? आपने कहा मुझे वो नियम स्वीकार नहीं है जो वहां लग रहे थे। मम्मी ने कहा अच्छा क्या क्या था? आपने बताया ऐसे ऐसे नियम थे। ये जो नियम मैंने बनाए हुए हैं, क्या मेरी क्लास अटेंड करनी है तो ये नियम पालन करना जरूरी है, इन नियमों का पालन करना जरूरी है। हाँ, ये नियम क्या हैं? ये मेरी क्लास के आर्टिकल हैं, आर्टिकल, ये मेरी क्लास के आर्टिकल हैं। समझ आई बात? तो लिखिएगा आर्टिकल का मतलब ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें रूल्स लिखे जाते हैं, कंटेनिंग रूल्स टू बी फॉलोड बाय कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। मेंबर्स माने तो शेयर होल्डर्स। ठीक हो गई बात? चलो जी, अगला शब्द एक और आया, क्या है? रेस्ट्रिक्ट। पढ़ना जी, नोट नंबर 2 मैंने कौन से शब्द पे लिखवाया है?
रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट एक वर्ड होता है रेस्ट्रिक्ट, और एक वर्ड होता है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट देखो थर्ड पॉइंट में शुरुआत में लिखा हुआ है प्रोहिबिट, लिखा हुआ है ना। जब भी वर्ड प्रोहिबिट आ जाए तो इसका मतलब है कि ये काम तो भैया हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। परंतु जब भी वर्ड रेस्ट्रिक्ट आ जाए तो इसका मतलब है काम तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर कुछ कंडीशंस पूरी हो जाएं, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। यानी कि अगर कुछ कंडीशंस पूरी हो जाएं तो ये काम हो सकता है, मगर प्रोहिबिट का मतलब हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अब फर्स्ट पॉइंट में वर्ड है रेस्ट्रिक्ट, तो इसका मतलब क्या है? हो गया यहां तक? लिख लो, पहले लिख लो, लिख लो। भाई मुझे 1 मिनट देना, मैं जरा बैटरी चेंज कर लूं माइक की, अपनी नहीं। नहीं हुआ, एक जरा एक पीपीटी खोलनी थी, बस पीपीटी ओपन करनी थी तुम्हें दिखाने के लिए, वो ओपन हो रही है जरा। चलो जी, चलो जी, चलो जी, चलो जी। हाँ जी, तो मैंने कहा जी दो तरीके के शब्द होते हैं, एक होता है रेस्ट्रिक्ट और एक होता है प्रोहिबिट। अच्छा, प्रोहिबिट का मतलब तो ये काम हो ही नहीं सकता, और रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है हो सकता है, हो सकता है अगर कुछ कंडीशंस पूरी हो जाएं तो। अब मुझे एक बात बताना, अब मुझे एक बात बताना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी होगी जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा रेस्ट्रिक्ट करेगी किस चीज को? राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, रेस्ट्रिक्ट करेगी। अच्छा, इसका मतलब क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं या हो ही नहीं सकते, या हो सकते हैं विद सम कंडीशन? ए बी सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? पहला, हो सकते हैं, हो ही नहीं सकते, हो सकते हैं विद सम कंडीशन। द आंसर इज सी। तो इसका मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर ट्रांसफर तो हो सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, सब्जेक्ट टू सम रेस्ट्रिक्शन ट्रांसफर हो सकते हैं। अच्छा, वो रेस्ट्रिक्शन क्या होती हैं? देखो जी,
वैसे तो रेस्ट्रिक्शन लॉ ने लिखा है तो कुछ भी लगाओ, मगर लगभग 100% प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां एक ही रेस्ट्रिक्शन लगाती हैं। पूछो क्या? वो ये कि अगर कोई भी मेंबर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कोई भी मेंबर अपने शेयर ट्रांसफर करना चाहता है तो वो सबसे पहले इन शेयर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑफर करेगा। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके लिए बायर ढूंढेंगे इन शेयर्स के लिए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कुछ कंपनियों के आर्टिकल में लिखा जाता है 10 दिन मिलेंगे, 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन मिलेंगे। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके लिए बायर ढूंढ पाए तो ठीक है, नहीं तो वो व्यक्ति जहां मर्जी अपने शेयर बेच सकता है। दोबारा बोलूं, यानी कि अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर हो तो आप क्या शेयर ट्रांसफर कर सकते हो? हां, बट एक कंडीशन है। वो क्या? कि सबसे पहले ये शेयर किसको ऑफर होंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। मतलब कुछ ऐसा चलेगा, देखना कि मान लीजिए ये पोपली इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है, ये इसके मेंबर हैं, आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना, ये भैया दीदी दोनों को आपने देखा होगा। अब हुआ क्या कि ये भैया जो हैं अपने शेयर इन दीदी को ट्रांसफर करना चाहते थे। ये देखो जी, ये शेयर सर्टिफिकेट जो है ट्रांसफर करना चाहते थे दीदी को। ओहो, लॉ कहता है ऐसे थोड़े ना होता है। क्यों? क्योंकि बीच में कौन आ जाएगा? लो, बीच में आ जाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये कहेंगे अबे रुक, ऐसा नहीं हो सकता, तुम सीधे उठा के दूसरे में किसी और को व्यक्ति को शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। बीच में किसने रोक लगाई है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। क्योंकि ये शेयर पहले किसको ऑफर होंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ताकि वो बायर ढूंढ के दें। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बायर ढूंढा, लो जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बायर ढूंढा, ये बायर ढूंढा, कहा कि पोपली साहब क्या तुम शेयर लोगे? मैंने कहा ना, मैं नहीं लूंगा। अच्छा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा मुझसे कि तुम शेयर लोगे? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लूंगा। तो यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई बायर नहीं ढूंढ पाया। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बायर नहीं ढूंढ पाया तो क्या मैं कह सकता हूं कि अब शेयर होल्डर अपने शेयर आसानी से ट्रांसफर कर सकता है? अब तो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। बोलो ना हां। क्लियर हो गई इतनी बात? हर बार परमिशन लेनी होगी जब भी शेयर बेचने हैं, हर बार नहीं। मतलब ऐसे थोड़ा ना कह जा रहे हैं मैडम मैं आई गो टू बाथरूम, इन चीजों की परमिशन शेयर बेचते हुए, ठीक है। चलिए, कोई टाइम रेस्ट्रिक्शन हर आर्टिकल में अलग अलग हो सकती है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, यहीं पे बस फर्क होता है, बाकी कंडीशन यही रहती है हर जगह, हर कंपनी के आर्टिकल में। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? एक पता नहीं क्वेरी आई थी, पर जो कंपनी वो ऊपर निकल गई यार, मैं पढ़ नहीं पाया उसे। अभी रुक जाओ, थोड़ी क्वेरी जब स्लो हो जाए। स्टोरी तो सुनाओ। ग्वालियर बेटा, अभी ये 68 क्लासेस की कहानी है, सब कुछ पहली क्लास में समझा दूं? अभी तो समझ लो यार। आज मतलब लड़का लड़की ने दोनों ने एक दूसरे को देखा है और तुम कह रहे हो कि लो जी विवाह भी संपन्न करवा दो, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडली काक्षाय मंगलाय तनो हरि। अरे रुक जा यार, लंबी कहानी है, 68 क्लासेस तक चलनी है। चले वापस आइएगा। तो अब कंपनियां क्या रेस्ट्रिक्शन लगाती हैं, लगाइएगा मेरे साथ। जनरली following restriction is imposed by article of every private limited company. Generally फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन इज इम्पोज्ड बाय द आर्टिकल ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एक मिनट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो शेयर इशू ही नहीं कर सकती। रिदित की क्वेरी है भाई, रिदित की क्वेरी है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो शेयर इशू ही नहीं कर सकती। रिदित अगर ऐसा है तो फिर दूसरी कंडीशन में लिखा है कि उसके मैक्सिमम शेयर होल्डर या मेंबर 200 हो सकते हैं, तो वो कहां से आए जब शेयर नहीं है? तो समझ आई बात?
जो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, मगर उसको पूरा करके लिखोगे तो बनेगा कि प्राइवेट कंपनी शेयर्स पब्लिक को इशू नहीं कर सकती। ऐसा क्यों होता है? रुको रुको रुको, धीरे धीरे आएंगे। अगली क्लास के एंड तक आपको सब पता होगा कि जो शेयर पब्लिक के पास आते हैं वो किसके होते हैं, जो शेयर नहीं आते वो किसके होते हैं। अगली क्लास तक थोड़ा थोड़ा सा, मुझे बस 2 क्लासेस का वक्त दे दो। आगे प्रैक्टिकली ले जाकर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट पे सब चीजें दिखाऊंगा तुम्हें। तभी मैंने कहा ना मनी भाई पे अकाउंट खोलो, ताकि तुम्हें पता लगे कि शेयर किन किन के खरीदे जा सकते हैं। ये सब प्रैक्टिकल चीजें करेंगे हम, डोंट वरी। हाँ जी, जनरली फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन इज इंपोज्ड बाय द आर्टिकल, लिखिएगा इफ एनी मेंबर intends to transfer his shares, मेंबर को ही हम शेयर होल्डर भी कहते हैं भैया। they shall be offered to board of directors, they shall be offered to board of directors। भाई राहुल पूछ रहे हैं वहां अकाउंट खोलने से कोई लफड़ा तो नहीं होगा? नहीं होगा, डोंट वरी, कोई लफड़ा नहीं होगा। तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं जाएगा, तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं जाएगा राहुल, डोंट वरी। उल्टा 1 करोड़ तुम्हें मिलेगा खेलने के लिए, ठीक है? हाँ जी, एफ बोर्ड failed to search, failed to find any suitable buyer within, अब यहां पे हर कंपनी अलग हो जाती है, कुछ कहती हैं 10 days, कुछ कहती हैं 15 days, कुछ कहती हैं 30 days एक्सेट्रा। तो मेंबर एट हिज ओन विल, अपनी इच्छा से, में ट्रांसफर कर सकता है दीज शेयर्स टू एनी पर्सन, लो जी। Any difference between member and shareholder? 99.99999% सेम है, 0.00001% अलग हो सकते हैं। वो देखेंगे कब अलग हो सकते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे वो भी। फिलहाल यहां तक कोई दिक्कत? तो यानी कि ये रेस्ट्रिक्शन रहती है नॉर्मली हर कंपनी के हर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो हमने पहली रेस्ट्रिक्शन पढ़ ली। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है? पढ़ो जी, दूसरा पॉइंट क्या है? भाई लिख लिया था सबने? लिख लिया? मैं रिपीट कर देता हूं, कोई भी मेंबर अगर अपने शेयर ट्रांसफर करना चाहता है तो सबसे पहले वो शेयर ऑफर होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके लिए कोई सूटेबल बायर ढूंढेंगे, राधिका, रुचिका। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने टाइम में ढूंढेंगे? देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हर कंपनी का आर्टिकल अलग अलग कह सकता है। कहीं पे 10 दिन लिखा होता है, कहीं पे 15 दिन, कहीं पे 30, कहीं पे 20 दिन। तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं ढूंढ पाए सूटेबल बायर, तो फिर कंपनी अपनी इच्छा, तो फिर मेंबर अपनी इच्छा से वो मेंबर अपने शेयर किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है। द आंसर इज किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है। द सुटेबल बायर विल बी विद इन द कंपनी इटसेल्फ। हम ये नहीं कह सकते शिवम, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इच्छा पे है कि वो किसको ढूंढते हैं। वो कंपनी में से भी ढूंढ सकते हैं, वो आउटसाइड द कंपनी भी ढूंढ सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट 30 दिन है, नहीं है ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना कुछ भी हो सकता है। What if the board of director find a buyer but the member disagree? मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें भी तो यही हुआ ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सुटेबल बायर ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब है कि बायर ने हां भी कह दी है, तभी तो होगा फायदा। ठीक हो गई इतनी बात? अरे भैया बोलो ना हाँ। चले
और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सेकंड कंडीशन पर अब आइएगा। कहता है जी लिमिट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आल्सो बाय, यस दे कैन आल्सो बाय। नॉर्मली वही बाय करते हैं, नॉर्मली उन्हीं में से ही बाय कर देते हैं। चले, लिमिट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे? 200। मगर आगे नीचे कहता है नीचे कहता है कि प्रोवाइडेड द एम्प्लॉइज एंड एक्स एम्प्लॉइज शेल बी एक्सक्लूडेड, परंतु 200 की काउंटिंग में एम्प्लॉइज और एक्स एम्प्लॉइज को काउंट मत करना। अच्छा, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर तो 200 होंगे, परंतु 200 की काउंटिंग में जो एम्प्लॉइज और एक्स एम्प्लॉइज हैं उन्हें काउंट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों किया लॉ मेकर ने? चलिए समझते हैं एम्प्लॉइज और एक्स एम्प्लॉइज को काउंट क्यों नहीं किया। आइएगा नोट नंबर 2 के ऊपर आते हैं, सॉरी नोट नंबर 3 हो गया ना। नोट नंबर 3 के ऊपर आते हैं। कंपनी का नाम है पोपली इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। पोपली इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। तनीषा कहती है बीच बीच में आवाज चली जाती है। तनीषा, यहां से तो सब प्रॉब्लम चल रहा है। ब्रेक, बीकानेर वाले कहते हैं ब्रेक चाहिए। अरे 2 घंटे की क्लास में ब्रेक? चलो अगली क्लास से देता हूं, आज तो रहने दो, अगली क्लास से सोचेंगे। 2 मिनट का ही दूंगा बस, 2 मिनट का, बस ज्यादा नहीं ब्रेक मिलना चाहिए। 2 मिनट का एनर्जी नैप, ताकि खड़े होकर यूं यूं जो भी करना है कर सको। चलिए अब हुआ क्या भाई साहब, मैं बहुत खुश था, बहुत खुश था। अरे पूछो मत, फूलों नहीं समा रहा था। आपने कहा क्यों, ऐसा क्या हुआ? मैंने कहा जी कंपनी की टर्नओवर थी, सेल्स थी 2000 करोड़, 19-20 में मात्र 50 करोड़ थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट पहुंच चुका था 300 करोड़। हे मां मत जे, जबकि 19-20 में मात्र 10 लाख रुपए था। ओहो, बताओ। हाँ जी रायना बेटा, रायना ने यार आपकी चैट आ रही है, डोंट वरी। अब हुआ क्या, मैं बड़ा खुश था। मैंने अपने दोनों छोटे पोपलियों को कहा कि आओ आज तुम्हें अपनी फैक्ट्री विजिट करवा के आता हूं, देखो तुम्हें भी तो पता लगे तुम्हारा बाप क्या चीज है। दोनों बैठे गाड़ी में, पूरा पोपली परिवार जो है वो फैक्ट्री में आया तो देखा फैक्ट्री के अंदर जैसे गेट में घुसे तो सारे मजदूर बाहर खड़े हुए थे, एम्प्लॉय बाहर खड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कुछ नारेबाजी हो रही है। तो मेरे छोटे पोपलियों को शक हुआ। उन्होंने कहा पापा एक बात बताओ, ये नारे किस बात के? मैंने कहा बेटा पिताजी की जय जयकार हो रही होगी तुम्हारे पिताजी की, मगर शक तो मुझे हो गया। मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है। खैर मैंने कहा बेटा शीशे बंद रखना, कहीं अंदर तक आवाज आ रही हो पोपली हाय हाय की तो दिक्कत हो जाएगी। और सही में पोपली हाय हाय था। मैं जैसे ही बाहर निकला वो जोर जोर से चिल्लाए पोपली हाय हाय, पोपली हाय हाय। मैंने कहा इधर आओ। कहने लगा क्या? मैंने कहा क्या, क्यों चिल्ला रहे हो? कहने लगे ये देखा है? मैंने कहा सेल्स बढ़ तो गई है। ये देखा है? मैंने कहा प्रॉफिट बढ़ तो गया है। कहने लगे हमें क्या मिला? मैंने कहा सैलरी। कहने लगे और क्या मिला? मैंने कहा बोनस। कहने लगे और क्या मिला? मैंने कहा ग्रेचुटी। कहने लगे और क्या मिला? मैंने कहा मैं क्या अब कपड़े उतार दूं? और क्या मिला, और क्या मिला, और क्या मिला? क्या चाहता है ये बता, चाहते क्या हो? उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि जब कंपनी इतनी तरक्की कर रही है तो कंपनी के शेयर्स भी तो हमें मिलने चाहिए, हमें कंपनी के शेयर भी तो मिलने चाहिए ताकि हम भी तरक्की करें। मैंने कहा शेयर ले लो, मैं तुम्हें दे देता हूं, पैसे दो, शेयर। कहने लगे ऐसे नहीं, सस्ते दाम पर शेयर दो हमें। ओह अच्छा, तुम एम्प्लॉई मेरे स्टॉक यानी कि शेयर्स चाहते हो सस्ते दामों पर। इसे कहते हैं ESOP, ईसॉप्स। क्या कहते हैं? ईसॉप्स। कहने लगे हां हां यही चाहिए हमें। मैंने कहा मैं नहीं दे सकता।
वो फिर शुरू हो गए, पोपली हाय हाय, पोपली हाय हाय। ओए मैंने कहा रुको तो सही नालायको, रुको तो सही, सुन तो लो, क्यों नहीं दे सकता? कहने लगे हाँ बताओ क्यों नहीं दे सकते? मैंने कहा सुनो, मेरे एग्जिस्टिंग मेंबर हैं आज की डेट में 190। हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही, इसी हैंडराइटिंग से सीए बनाओ बेटा, डब्बा दे के पास नहीं हुआ, कमाल कर दी। ये हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही, तुम्हारा टेस्ट मैं ना बड़े ध्यान से चेक करूंगा, चिंता मत कर तनीषा, अगर वहां पे राइटिंग गड़बड़ लगी ना तो मैं पूरा अंडा ही दूंगा, देखना। हाँ जी, एग्जिस्टिंग मेंबर है 190। मैंने कहा अब तुम कितने लोग हो? काउंटिंग हुई 1000। मैंने कहा भाई जैसे ही मैं तुम इंप्लॉइज को शेयर्स दे देता हूं तो 1000 लोग जुड़ जाओगे। नहीं नहीं, स्वेट इक्विटी नहीं होता बेटा, स्वेट इक्विटी नहीं कहते, स्वेट इक्विटी अलग चीज होती है बिल्कुल, वो भी आपके सिलेबस में है, ये भी आपके सिलेबस में है, डोंट वरी। स्वेट इक्विटी सेक्शन 54 में पढ़ेंगे, वहां जाके आएगा, फिल्म भी देखेंगे उसके ऊपर। हाँ जी, मैंने कहा जैसे ही मैंने इंप्लॉइज को ईसॉप्स दिए, आप 1000 लोग मेरे मेंबर बन जाओगे, और अब मेरे टोटल मेंबर हो गए 1190। जबकि मैं कौन हूं? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हूं, और मेरे मेंबर्स मैक्सिमम 200 तक ही हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं, मतलब हमारा भला नहीं होगा? मैंने कहा मैं तो कर दूं भला, मेरी थोड़ा ना गलती है, सरकार ने नियम बनाए हुए, मैं क्या करूं? वो सीधा पहुंचे जंतर मंतर दिल्ली, कहने लगे सरकार हाय हाय, सरकार हाय हाय। सरकार ने पूछा क्या हुआ? इन्होंने कहा हमें ईसॉप्स नहीं मिल पाते क्योंकि आपने कहा हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में। सरकार को अपनी कमी महसूस हुई कि भैया इन्होंने तो गलत कानून बना दिया, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो इंप्लॉइज हैं उन्हें तो शेयर मिल ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए सरकार ने सेकंड पॉइंट के नीचे एक लाइन डाल दी कि भैया अगर किसी इंप्लॉई को शेयर्स मिले हैं तो हम उन्हें माइनस कर देंगे, यानी कि उन्हें 200 की काउंटिंग में नहीं गिनेंगे। तो आपने उन्हें एक्सक्लूड कर दिया। तो अब बताओ कितने मेंबर रह गए? 190 ही रहे, 190 ही रहे। तो कहानी से प्रेरणा क्या मिलती है? क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां आज की डेट में अपने इंप्लॉइज को ईसॉप्स दे सकती हैं? हां, ईसॉप्स देने के बावजूद भी वो 200 की काउंटिंग में काउंट नहीं होंगे। ठीक हो गई इतनी बात? अरे भाई बोलो ना हां। अब एक और चीज सुनिएगा, डब्बे के अंदर ही रखना, डब्बे के अंदर। मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए सपोज इन अबव एग्जाम्पल, ये ऊपर वाले एग्जाम्पल के अंदर ही जो मैंने लिखवाया, आउट ऑफ 1000 एम्प्लॉइज 300 of them resigned after getting shares। 300 रिजाइन करके चले गए शेयर्स लेने के बाद, बट दे आर स्टिल होल्डिंग शेयर्स, परंतु ये शेयर्स अभी भी होल्ड कर रहे हैं। प्लीज बता दीजिए, बताना क्या है? ईसॉप्स क्या होता है बेटा? ईसॉप्स होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। शॉप्स नहीं होता, शॉप्स नहीं, सॉप, सॉप, एसओपी। यानी कि जब कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को सस्ते दाम पर, जितने के शेयर बनते हैं उतने नहीं, उससे बहुत कम दाम पर अपने शेयर देती है, तो इसे ईसॉप्स कहते हैं। आपके सिलेबस में बहुत डेप्थ में है ईसॉप्स, शेयर्स के चैप्टर में चलकर, यानी कि आज से लगभग 20 क्लासेस के बाद पढ़ेंगे। तब वहां पे एक टर्म आएगी स्वेट इक्विटी भी, जैसे अभी कुछ बच्चे पूछ रहे थे, तो वहां पढ़ेंगे। उनमें दोनों में डिफरेंस होता है, वो क्या होता है वहां पढ़ेंगे। फिलहाल लिख लो पहले इसे।
तो ईसॉप का मतलब जब कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को सस्ते दामों पर शेयर दे दे। आज जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम बेसिक्स है। सपोज इन अबव एग्जांपल, अब मुझे बताइए 300 इंप्लॉइज रिजाइन करके चले गए हैं, अब बताओ कितने रह गए हैं फटाफट। तीन सौ इंप्लॉइज अगर रिजाइन करके चले गए हैं तो कितने रह गए हैं? 700। अरे कैसी कैसी बातें करते हो, सबका आंसर गलत, सबका आंसर गलत। सोनम पहला आंसर बिल्कुल ठीक आया है। द के बाद क्या लिखा है? मैं तो द ढूंढ रहा हूं, द कहां लिखा है? आउट ऑफ द 1000 एम्प्लॉइज 300 ऑफ देम रिजाइंड आफ्टर गेटिंग शेयर बट दे आर स्टिल होल्डिंग शेयर्स। जी देखो जी, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे पहले? मैंने कहा जी नंबर्स ऑफ मेंबर थे 190। ओके, कितने इंप्लॉइज को आपने ईसॉप्स दिया? सस्ते दाम पर अपने शेयर्स दिए कंपनी ने। ईसॉप्स इंप्लॉय को मिलेगा या इंप्लॉय के अलावा भी किसी को मिल सकता है? पहले तो मुझे यह बताइए, केवल एम्प्लॉय को मिलेगा या एम्प्लॉय के अलावा भी किसी को मिल सकता है? केवल और केवल एम्प्लॉय को मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। तो सस्ते दाम पर मिलते हैं शेयर, हां सस्ते दाम पर मिलते हैं, इसलिए एम्प्लॉयज खुश होते हैं ये पाकर। ठीक है, तो ईसॉप्स मिले 1000 एम्प्लॉयज को, तो टोटल कितने हो गए? 1190 माइनस किस किस को हटाना है आपने? किस किस को हटाना है आपने? द आंसर इज 200 की काउंटिंग करते हुए इंप्लॉय जिन्हें शेयर्स मिले हैं उन्हें हटा दो। इंप्लॉय कितने थे? 1000, 1000 में से 300 गए, तो अब कितने रह गए? 700। तो 700 इंप्लॉयज हटा दो, इंप्लॉय हैविंग शेयर्स उन्हें हटा दो, और किसे हटा दो? और एक और व्यक्ति को हटा दो, किसको? एक्स एम्प्लॉयज। एक्स एम्प्लॉयज मतलब वो लोग जो पहले एम्प्लॉय थे, जब शेयर ले लिए उसके बाद छोड़ के चले गए, और एक्स एम्प्लॉयज जिनके पास अब शेयर है वो क्या है? 300। लिखा तो है, देखो क्या लिखा है, एक मिनट बाद में लिख लेना, पहले समझ लो मेरे साथ, पहले समझ लो बाद में लिखना। कहता है 300 ऑफ देम रिजाइंड आफ्टर गेटिंग शेयर बट दे आर स्टिल होल्डिंग शेयर्स, यानी कि शेयर्स लेने के बाद रिजाइन कर गए बट शेयर्स आज भी हैं इनके पास। तो एक्स एम्प्लॉइज हैविंग शेयर इन्हें भी हटा दो, तो बाकी कितने बचे? द आंसर इज 190 ही बचे हैं। तो एम्प्लॉइज और एक्स एम्प्लॉइज दोनों को हटा दिया जाता है। अब आपका सवाल आया सर 700 कैसे आया, मुझे ये बताओ। देखो जी 1000 एम्प्लॉइज थे, 1000 में से 300 तो रिजाइन कर गए हैं, तो जब 300 रिजाइन कर गए तो आज की डेट में एम्प्लॉय कितने बचे? 1000 में से अगर 300 रिजाइन कर गए तो कितने बचे? 700। क्योंकि 300 जो रिजाइन कर गए वो कौन है? वो पुराने एक्स एम्प्लॉयज है। एक्स मतलब पुराने, यूज करते हो ना, ये मेरी एक्स थी, मतलब आज की नहीं है, पुरानी वाली है। ठीक है, लक्ष्मीकांत जी कहते हैं ऐसे तो कंपनी का लॉस हो जाएगा ना। नहीं बेटा, लॉस कैसे हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। एम्प्लॉय को शेयर ही क्यों चाहिए था? उन्हें कुछ और नहीं दे सकते थे? देखो शेयर्स पे सबसे ज्यादा बेनिफिट एम्प्लॉयज को मिलता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है शेयर की कीमतें कई गुना बढ़ती जाती हैं, तो सबसे पैसा घर पे आ जाए तो खर्च हो जाता है, मगर शेयर्स पड़े रहते हैं जिससे कई गुना उनको तरक्की होती है। फॉर एग्जांपल यस बैंक की अगर मैं बात करूं, मेरे पास ना 2 ऑप्शन थे। सुनना, जब मैं जॉब में लगना लगा तो मेरे हाथ में 2 ऑफर थे। एक आईसीआईसीआई बैंक का ऑफर था जिसमें ईसॉप्स नहीं थे, और एक यस बैंक का ऑफर था जिसमें मुझे ईसॉप्स मिल सकते थे।
एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान यस बैंक में मिल सकता था। मैंने यस बैंक का ऑफर उस टाइम ठुकरा दिया क्योंकि नया बैंक था, मैंने कहा पता नहीं चलना है या नहीं चलना, तो इसलिए मैंने उसे ज्वाइन नहीं किया। परंतु मेरे दोस्त ने यस बैंक ज्वाइन कर लिया। उसके पास, मेरे दोस्त के पास 3 लाख यस बैंक के शेयर्स पहुंच चुके थे, 3 लाख ईसॉप्स थे उसके पास, मेरे दोस्त के पास, उस वक्त जब हर एक शेयर की कीमत 100 रुपए थी। सोच सकते हो कितने हो गए उसके पास? 3 करोड़ के शेयर्स। यहां पे मैंने अपना लॉस करवा लिया था और हर शेयर उसे 10 रुपए का मिला था उस टाइम। तो बहुत फायदा होता है। शेयर्स फॉल भी तो हो सकते हैं, तभी तो बहुत सस्ते दाम पर मिलते हैं। अब उससे नीचे क्या गिरेगा? कंपनी नीचे गिर रही है तो कोई दिक्कत नहीं, बट अदरवाइज फायदा ही होता है ईसॉप्स मिलने का, ठीक है ना, तभी बहुत सस्ते दाम पर मिलते हैं। अच्छा, रिजाइन करने के बाद शेयर लिए तो 200 की काउंटिंग में आओगे भैया। फिर ये तो केवल उन्हें ही हटाना है जो पहले शेयर लेके बैठे, जिन्होंने, जो एम्प्लॉय थे और एम्प्लॉय होते हुए जिन्होंने शेयर लिए, चाहे बेशक बाद में रिजाइन कर दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ईशान कहते हैं क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी जब मेंबर अपने शेयर ट्रांसफर करना चाहते होंगे? नहीं बेटा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मेंबर ही कम होते हैं, तो इसलिए रोज रोज तो ट्रांजैक्शन होती नहीं है, महीनों में कोई जाके ट्रांजैक्शन होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। जैसे हम डेली बेसिस पे उठते बेचते रहते हैं ना शेयर, जो आप देखते होंगे स्टॉक मार्केट में, वो पब्लिक कंपनियां होती हैं, ठीक है ना, समझेंगे अभी। फिलहाल यहां पे कोई दिक्कत? जिन्होंने नहीं लिखा था लिख लीजिए फटाफट। अच्छा, 700 इंप्लॉय कैसे पास? तो अभी शेयर हैं, फिर उनको माइनस क्यों किया? तभी तो शेयर को माइनस किया है। अरे बताओ कॉन्सेप्ट क्या था? तभी तो माइनस किया है। माइनस इसीलिए तो किया है क्योंकि इंप्लॉइज को ताकि शेयर दिए जा सकें। देखो वो 700 मेंबर हैं, वो शेयर होल्डर हैं, बट वो 200 की काउंटिंग में काउंट नहीं हो रहे। बस ध्यान रखना, 200 की काउंटिंग में काउंट नहीं हो रहे, बाकी अदरवाइज वो मेंबर हैं, हां, वो शेयर होल्डर हैं, हां, यानी कि उनको सारे अधिकार हैं शेयर होल्डर वाले, बट 200 की काउंटिंग में काउंट नहीं हो रहे। क्यों काउंट नहीं हो रहे? ताकि कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर, अपने इंप्लॉइज को शेयर देना शुरू करे, ईसॉप्स देने शुरू करे, उनका उद्धार करना शुरू करे। इसलिए लॉ मेकर ने कहा कि अगर आप इंप्लॉइज को सस्ते दाम पर शेयर देते भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें 200 की काउंटिंग में मैं काउंट ही नहीं करूंगा। अच्छा, एक कहता है सस्ते दाम पर शेयर दे दिए तो कंपनी का लॉस नहीं हुआ। नहीं, कंपनी शेयर से प्रॉफिट एंड लॉस नहीं कमाती, कंपनी बिजनेस से लॉस एंड प्रॉफिट कमाती है। जी नंदिनी, चलिए मुझे एक और चीज बताइएगा। इसी एग्जाम्पल में इन above example only, since every member have right to attend, right to vote, thus number of members who can vote। बड़ा सोच समझ के आंसर देना क्वेश्चन का। कितने मेंबर वोट कर सकते हैं बताओ जी, कितने मेंबर वोट कर सकते हैं? द आंसर इज 1190। हैं? आपने ध्यान से मेरी बात सुनी नहीं। मैंने क्या कहा? केवल 200 की काउंटिंग के लिए ये मेंबर नहीं है, बाकी तो हर जगह ये मेंबर ही हैं। बात समझ आई? अरे बोलो ना हां। केवल 200 की काउंटिंग के लिए ये मेंबर नहीं है, बाकी तो पूरे पर्पस के लिए, हर चीज के लिए ये मेंबर हैं। 10 एम्प्लॉइज
या फिर एक्स एम्प्लॉइज आर नॉट मेंबर ऑफ कंपनी ओनली फॉर computing number of members under section 2 clause 68। केवल सेक्शन 2 क्लॉज 68 में 200 की काउंटिंग के लिए ये मेंबर नहीं है। फॉर रेस्ट ऑफ law they are counted as member। पूरे लॉ के लिए ये मेंबर हैं एंड thus have all rights of member। और उनके पास मेंबर के सारे अधिकार भी हैं एम्प्लॉइज और एक्स एम्प्लॉइज के पास। हाउ एन एक्स एम्प्लॉइज कैन वोट, मीटिंग के अंदर जाकर, कंपनी की मीटिंग होती है वहां पे, वो भी जा सकता है मेंबर के रूप में। अंशिका हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। समझ आई बात? अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो यानी कि 200 की काउंटिंग में इंप्लॉइज और एक्स एम्प्लॉइज को काउंट नहीं किया जाएगा। वाई दिस लिमिट, ये अगली क्लास में समझ आएगा स्नेहा की लिमिट लगाने की जरूरत क्यों थी। द एम्प्लॉइज कैन शेयर देयर कैन ट्रांसफर देयर शेयर्स, यस दे कैन ट्रांसफर देयर शेयर्स, बट अगेन वैसे ही पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऑफर होंगे। फ्रेंड एंड रिलेटिव पब्लिक में नहीं आते। नंदिनी अगली क्लास में समझाऊंगा, इन्हें प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। ट्रांसफर मतलब बेचना, ट्रांसफर मतलब सेल, बिल्कुल ठीक। ठीक हो गई इतनी बात। आज हम थर्ड पॉइंट तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि थर्ड पॉइंट अगली क्लास के अंदर ही होगा। थर्ड पॉइंट सबसे ज्यादा टेक्निकल पॉइंट है जिसको समझाने में बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा मुझे। बट फिलहाल आज इसका सेकेंड पॉइंट का लास्ट पैरा भी रह गया एक। लो जी, कहता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट जॉइंट मेंबर टू बी काउंटेड एज अ सिंगल मेंबर। जॉइंट मेंबर टू बी काउंटेड एज अ सिंगल मेंबर। अच्छा, इसका क्या मतलब है जॉइंट मेंबर का? आइए देखते हैं जॉइंट मेंबर। लो जी, बॉक्स के अंदर है सब कुछ, डब्बे के अंदर है, ध्यान रखना डब्बे के अंदर ही लिखो जी। मेरी कंपनी है पोपली इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा ओके, मेरी कंपनी के टोटल मेंबर्स हैं मान लीजिए 196। मेरा एक मित्र है राम, इसने कहा पोपली भाई मुझे भी तेरी कंपनी के शेयर लेने हैं। मैंने कहा ले ले, इसमें दिक्कत क्या है। कहने लगा चल शेयर मुझे दे दे। ठीक है, उसने मुझे पैसे दिए। कहने लगा रुक। मैंने कहा क्या? कहने लगा अपनी भाभी का नाम भी लिख दियो साथ में। मैंने कहा ठीक है, मिसेस राम। कहने लगा रुक, गुस्सा मान जाएंगी, एक काम कर हमारे चिंटू का नाम भी लिख दे। मैंने कहा ले भाई। कहने लगा यार बड़े का नाम लिखा है तो फिर दूसरे का भी लिख। मैंने कहा क्या? कहने लगा पिंटू। मैंने कहा बस? कहने लगा एक और है ना अभी। मैंने कहा वो क्या है? कहने लगा सोनू भी तो हुआ है ना। भाई तू परिवार बढ़ाता जा, मेरे मेंबर जुड़ जाएंगे। एक बात बताना, ये पूरे परिवार के नाम 100 शेयर्स किए हैं मैंने, मेरे कितने मेंबर जुड़े हैं? मेरे कितने? भाई ये परिवार बढ़ाता रहेगा, मेरे तो 200 क्रॉस हो जाएंगे इस चक्कर में। ये कंट्रोल ना करे, मेरे 200 क्रॉस हो जाएं भाई, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए लॉ ने कहा हैंग ऑन, रुको रुको। जॉइंट मेंबर जितने भी हों, अगर वो एक साथ मिलकर शेयर ले रहे हैं, जॉइंटली मिलकर शेयर ले रहे हैं, तो उन्हें एक ही मेंबर काउंट होगा।
197। तो एक ही मेंबर काउंट होगा, ध्यान रखना। कल को ये परिवार बढ़ाता रहे मेरे तो 200 की लिमिट ब्रीच हो जाएगी। हाँ, ज्वाइंट मेंबर को सिंगल मेंबर ही गिना जाता है। एक तो तुम हां नहीं बोलते ना, बोलो ना हां। ठीक हो गई थी बात। चलिए, तो 200 मेंबर को तो ज्वाइंट मेंबर को हम लोग सिंगल मेंबर ही काउंट करते हैं, सिंगल मेंबर ही काउंट करते हैं। ज्वाइंट मेंबर मतलब जब पूरा परिवार मिलकर ऐसे शेयर लेता है। कई लोग मिलकर शेयर लेते हैं, शेयर ले रहे हैं मगर नाम कईयों के लिखवा देते हैं उन शेयर्स पर, तो उन्हें ज्वाइंट मेंबर कहते हैं। देखो अभी ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं? अरे सोचो ना सोनम, अगर मैं कहूं मेरे 196 मेंबर हैं, राम के पूरे परिवार में 10 लोग हैं, उसने सबके नाम शेयर ले लिए तो मेरे तो 206 बैठ गए, तो वो गड़बड़ हो जाएगी ना मेरे लिए। तो इसलिए जो अब मिल के शेयर लेते हैं कुछ लोग, तो उन्हें सिंगल मेंबर ही माना जाता है। चलिए अब सुनना जी। आज की क्लास डी एंड करते हैं।